as you have designed this program, so what were you thinking exactly while you were designing this program? क्या strategy हमारी रहेगी and how the pattern is changing within these three subjects and how you will be handling it? कोई भी ऐसा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज तक यूपीएससी में CAPF, CDS, EPFO, जियो साइंटिस्ट या प्रीलिम्स में पूछा हो जो क्लास में कवर नहीं है। तो सर करंट अफेयर को सोर्सेज को लेके स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो आप सोर्सेज बताएंगे क्या कवर करने चाहिए? लास्ट 2-3 years के क्वेश्चंस उठा के देखो, इज दैट मैगजीन एबल टू कवर दैट क्वेश्चन? Geography has made a comeback. In last year prelims examination, the number of question has significantly increased. So, do you expect कि same kind of a pattern geography में रहेगा आगे? So UPSC has fallen in love with climatology. जो लेवल अभी CSAT का आ रहा है, in that context PYQ की क्या importance है? जैसे अभी जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि क्या करंट अफेयर की importance है और कैसे प्रिपेयर कर सकता है स्टूडेंट? So guys, on popular demand, Sarthia is starting its third batch of prelims revision program for student giving their prelims in UPSC CSC 2025. So इस prelims revision program में everything we are including all the live lectures, CSAT practice, current affair, LMS live MCQ solving practice, everything we are going to cover. So if we discuss what were the problems on which we were thinking when we were designing the course, we have with us Shivin sir. Welcome Shivin. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। So as you have designed this program, so what were you thinking exactly while you were designing this program? So sir, the philosophy is fairly simple. Firstly, we have to finish by 20th April. अब ये 20th April की डेट कहाँ से आई? So it is actually reverse planning. I said 26th May को prelims है. Let's keep last 8, there are 8 subjects. So let's keep the last 8 days for each of these subjects. तो पहले मैंने 8 days minus किए. Now let me keep 3-4 days for the second round of revision of each of these subjects. 8 into 3 is 24. Let me remove 24 more days. Then let me keep some reserve days. बीच में हमारी तबीयत ख़राब होगी, हमें कहीं जाना होगा, etc. Let me remove some more days. Now I came to the date of 20th April. तो 20th April तक ख़त्म करना है. That was the first logical conclusion. अब अगर let's say हम आज शुरू करें और हमें 20th April को ख़त्म करना है, तो we have to do 2 subjects at once. Right. There is no other option. And we will not get bored also. हम अपने day को 2 parts में divide कर सकते हैं. Morning for 1 subject, evening for 1 subject. तो हम bored नहीं होंगे. तो इसीलिए there are 2 subjects at once. Right. अब सर ये तो हुआ ब्रॉड स्ट्रक्चर, हाउ विल गो, सो 2 subjects एट वंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर हम 3rd Feb को स्टार्ट कर रहे हैं तो देर इज़ नॉट स्पेस टू वॉच एवरीथिंग लाइव, क्योंकि टाइम ही कम है और 20th April की डेडलाइन इज सेम, हम कभी भी स्टार्ट करें। देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड दैट एटलीस्ट इकोनॉमिक्स वी कैन कीप रिकॉर्डेड, राइट, एंड दैट्स द वन दैट आई एम टेकिंग। मैं और भी सेशंस लूँगा, तो अगर उसमें किसी के कोई डाउट्स है तो वो उन सेशंस में एड्रेस हो जाएंगे। एंड एवरी अदर सब्जेक्ट वी हैव केप्ट लाइव बिकॉज उतना स्पेस अभी है। राइट। अब जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनका कंटेंट कैसे बनाएं? सर हमने देखा कि सबके पास ही अपना कोई ना कोई पुराना कंटेंट होता है, लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है या स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा, बट उसके सब लोग चाहते हैं हमें शॉर्ट नोट्स मिल जाएं। सो द नोट्स दैट वी मेड आर दोज शॉर्ट नोट्स, आर द नोट्स यू फाइनली रिवाइज आफ्टर 20th April. इसके नोट्स नहीं बनने हैं, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दैट यू रिवाइज। तो नोट्स की फिलॉसफी ये है। राइट। अब कंटेंट कैसा चाहिए? अगर जो चीज़ नोट्स में लिखी हुई है वो तो हम रट ही सकते हैं, तो टीचर का काम क्या बच गया? टीचर का काम है दैट दे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। तो अगर मैं इन्फ्लेशन पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको रटवा दूँ कि CPI का बेस ईयर 2011-12 है, तो देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। इफ आई टेल यू दैट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस पे CPI की बास्केट कंस्ट्रक्ट होती है एंड लास्ट HCES वाज इन 11-12, दैट्स व्हाई द बेस ईयर इज 11-12। राइट। ये मेरा काम है। और नोट्स में क्या लिखा होना चाहिए कि बेस ईयर इज 11-12, जो मैं रिवाइज करूं और कॉन्टेक्स्ट मेरे दिमाग में है। तो ये है। अब एक प्रॉब्लम बच गई रिवीजन की, हाउ डू वी रिवाइज, क्योंकि अल्टीमेटली कितना भी शॉर्ट फॉर्म कर लो, कंटेंट एक लेवल के बाद बढ़ता तो है ही। 8 सब्जेक्ट हैं, इवन इफ इट 200 पेजेस पर सब्जेक्ट विच इज़ वेरी लेस, तो भी 1600 पेज हो जाएंगे। अब ये रिवाइज कैसे होंगे? तो देयर आर 2 ways टू रिवाइज। वन वे इज़ कि मैं MCQs कर लूँ उसी फॉर्मेट में जिसमें एग्जाम होता है। राइट। तो हमने सोचा कि लाइव MCQ सॉल्विंग सेशंस एंड टेस्ट एट द एंड ऑफ ईच वीक, एग्जैक्टली इन UPSC फॉर्मेट। इसके लिए हमने UPSC के पेपर स्टडी किए एंड वी फाउंड आउट दैट UPSC आस्क्स 14 टाइप ऑफ MCQs, आज तक 14 ही है। तो पूरी टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड बुक बेस्ड है। UPSC को एमुलेट नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि हम UPSC को मैच कर लें, हम कर ही नहीं सकते। हम बस ये कह रहे हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज करके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो नोट्स हम दे रहे हैं, वो पूरी तरह रिवाइज हो जाएंगे। राइट। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बार वीक में कर लिया तो हो गया, तो एक स्पेस्ड रेपिटेशन होनी चाहिए। तो आज अगर कोई कंटेंट पढ़ा है
उसके वीक के एंड में उसका टेस्ट है, राइट नेक्स्ट वीक जो लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग है उसमें उसके क्वेश्चंस हैं, राइट और एक मंथ बाद जो लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग है उसमें भी उसके क्वेश्चंस हैं, राइट फाइनली जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें भी उसके क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीपल राउंड ऑफ रिविजन ऐसे भी हो गई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई, एक्टिव रिकॉल बचा, आई डू दैट एवरी फोर्टनाइट, राइट पीवाईक्यू कवरेज बची, वी डू दैट इन द क्लास इटसेल्फ। मैं जैसे इकोनॉमिक्स की क्लासेस यहाँ पर लोग देखेंगे, एंड एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नॉट ओनली सीएसई प्रीलिम्स, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, जियो साइंटिस्ट हो, ईपीएफओ हो और प्रीलिम्स हो, 10 साल में अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं क्लास में करा रहा हूँ, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। तो पीवाईक्यूज भी बच गए। अब CSAT इज लेफ्ट, आई एम श्योर मुदित गुप्ता सर की आपसे बात होगी सर, तो ही विल एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, एंड करंट अफेयर्स में मुदित सर इज हैंडलिंग दैट। तो सर इस प्रोग्राम के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम बची है। राइट इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इफ़ यू कैन फॉलो दिस प्रोग्राम यू विल क्लियर प्रीलिम्स, इफ़ आई मेक दैट क्लेम, दैट्स नॉट राइट। आई थिंक कुछ रोल तो लक का रहेगा ही ऑलवेज, बट जो हमारे साइड से एफर्ट है, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, एंड इफ समवन हु इज फॉलोइंग दिस प्रोग्राम दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बेस्ट फ्रॉम देयर साइड, तो एटलीस्ट वी कैन बी श्योर दैट इट इज देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट। अब बाकी वी लीव द रेस्ट ऑल टू Almighty, and that is the philosophy we followed. Right. So I would like to summarize all the things which we are conducting in the PRP program. First beautiful point you have mentioned that all the content that we are going to cover within this course, we will be providing synoptic notes. Right. तो आपको final layer of notes खुद नहीं बनाना है. Second important point which you have mentioned, live MCQ solving session. उसके लिए थोड़ा सा users को मैं डिटेल में भी बताता हूँ सभी स्टूडेंट को. Look, live MCQ solving session, there will be 3 sessions in a week, and in every session we will be solving 25 questions. Question will come on screen, I will be taking all these sessions. Question will come on screen, 1 minute timer start होगा और बच्चे उसी 1 minute में उसी situation में question solve करेंगे. So वहाँ से एक एग्जाम प्रेशर को इम्यूलेट करने का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आएगा, आप उस प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे. आंसर ऑल्सो डिसिप्लिन इन्फोर्समेंट, Right. कई बार हमें लगता है हम कर लेंगे क्वेश्चंस, राइट बट हम नहीं करते. राइट एंड ऑल्सो दिस इज नॉट अ क्विज. मतलब मैं आज भी जब क्वेश्चंस पीवाईक्यूज करा रहा था क्लास में, दैट्स व्हाट आई सेड कि ये क्विज नहीं है. यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन है. बिल्कुल. इफ यू वांट टू स्किप, राइट स्किप इन द चैट. बिल्कुल. एंड लर्न दैट स्किल आल्सो. राइट राइट राइट. मैं भी LMS जो बैच 1 और बैच 2 में कराता हूँ, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि KBC मेंटालिटी के साथ मत आओ, क्विज नहीं है, लाइक यू विल बी सॉल्विंग इन द एग्जामिनेशन, ऐसे ही सॉल्व करो क्वेश्चन को. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव मेंशन्ड, लाइक CSAT, करंट अफेयर, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कवर टेस्ट सीरीज. सो अगर आप PRP ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई टेस्ट सीरीज अलग से प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Sir, in a total, if you look at the total span of PRP, we are planning 5,000 questions, all on UPSC format, and all from the material only. हम कह ही नहीं रहे हम बाहर के इधर के questions लाएंगे. राइट Because हमारा काम टेस्ट सीरीज से मटेरियल रिवाइज कराना है, राइट और एग्जाम कंडीशंस में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सिखाना है. ये दोनों काम 5,000 MCQs में हो जाएंगे. बिल्कुल. And this is what we wanted to achieve. So test series is also included here. This is a one-stop solution. Right. And we're not just saying that. जो problems identify करी, उन सब के लिए there is a point to solve that problem. Right. And one thing I would like to add here for mentorship, like recently, as all of you know, Sajal sir has joined Sarthi IAS mentorship team, so he will be mentoring you within this program as well. So if we talk about the subjects which primarily you will be covering within this prelims division program, that is, first is economics, second is science and tech, and third is environment. जी sir. So broadly, if we want to tell all the student that क्या strategy हमारी रहेगी and how the pattern is changing within this these 3 subject and how you will be handling it. सर तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. आई थिंक I love to read, right? So मैंने बहुत पढ़ाई करी है, and I'm sure some of the students have seen that also, GS3 में, Write Smart में. Till date I have not found a more conceptual subject than economics. I feel कि इसमें it's such a beautiful subject कि इसमें रटने की कोई ज़रूरत है नहीं. Everything is logically constructed. It's human made. It's a rational mind operating on a rational market. So it's all very logical. तो पहले तो सर ये कमिटमेंट है कि रटना नहीं है इकोनॉमिक्स, सब कुछ समझेंगे. जैसे मैं आपसे अभी बेस ईयर की बात कर रहा था, वी विल नॉट मग इट अप, राइट. सेकेंड थिंग सर, जो ट्रेंड एवोल्यूशन मुझे दिखता है, I think they are moving away from inflation, money and banking, which was the center of this exam. I'm not saying it's not important, but other topics like poverty, unemployment, some microeconomic understanding, Right. macroeconomic understanding, it's all important. We cannot now filter down to what is happening. Especially I feel capital markets might be very important this year, considering all that is happening in India. So all of those things are covered. I will also cover the economic survey and budget here after
दे आर रिलीज्ड ऑन 1st Feb. राइट. तो इकोनॉमिक सर्वे बजट कवर्ड है, एनी करंट अफेयर्स दैट हैज़ अपीयर्ड इन द लास्ट 2 years वो कवर्ड है. कोई भी ऐसा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज तक यूपीएससी ने CAPF, CDS, EPFO, जियो साइंटिस्ट या प्रीलिम्स में पूछा हो जो क्लास में कवर्ड नहीं है. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में कवर्ड ना हो. एंड देयर आर हैंड रिटन नोट्स. सो हैंड रिटन नोट्स आई थिंक ब्रॉडली आप अगर एक हैंड रिटन पेज देखोगे तो उस पेज पे उतनी इन्फॉर्मेशन होती है जितनी एक प्रिंटेड नोट्स के मे बी 1/4 कह सकते हैं हम. सो 4 pages ऑफ हैंड रिटन नोट्स आर इक्वल टू 1 printed page In terms of number of in words. terms of number of words and information. तो around 300-350 hand written notes. So let's say 100-120 pages of printed notes में ये हम कवर कर लेंगे. तो right, अब वो ऐसे comprise- पॉसिबल इसलिए है क्योंकि I am focusing a lot on the conceptual Right. understanding. वो notes pointer format में है. If you listen to me and you've understood the background, तो वो देखते ही याद आ जाएगा and then you can revise economics in one day. Right. That is the idea. Right. So now science and tech. Sir, science and tech, as you know, is something that I started my teaching career with, so to speak. Right. Because I'm a doctor myself and I also feel that this is a subject that's very misunderstood. मैं अपने YouTube पे शुरू में भी यही बात बोली थी सबसे पहले कि साइंस एंड टेक इज नॉट PT365 और एनी अदर कंपाइलेशन. मतलब इट्स नॉट अ करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट. जो मैंने 2023 में कोर्स लिया था विच इज़ ऑन यूट्यूब एंड पीपल कैन चेक दैट, उसमें 2024 में क्वेश्चन आए हैं. Right. तो दैट मीन्स दैट करंट अफेयर्स आई डिड नॉट ऑब्वियसली अपडेट फॉर 1 year. एक साल पुरानी चीज़ है. Right. But still there are 6 questions in prelims 2024. That means that it's very conceptual. Same philosophy है sir. I think in all the subjects broadly अगर मैं आपको बताऊँ तो philosophy is the same. Hand written notes that are in pointer format ताकि एक दिन में पूरा subject revise हो जाए. Complete conceptual understanding in the class. तीनों में से subject में कहीं पे भी कुछ भी नहीं रटेंगे. Right. Except when we come to environment and we have to mug up the names of the species. Right. क्योंकि उसमें और कुछ नहीं वो कर सकते. करना ही पड़ेगा. उसमें और ठीक कुछ नहीं है. कर सकते. So one point, like those student who had studied science and tech and environment from you last year. जी. So what will be the change in this year? क्या चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं? Sir, actually it was 2023, not last year. So there have been 2 years now. Right. तो वो जो 2 साल के जो भी करंट अफेयर्स हैं दैट वील ऐड विद द सेम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. Right. एक तो ये चीज़ है. देन एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव दिस मच बैंडविड्थ, बट अब है दैट आई कैन मेक हैंड रिटन नोट्स. Right. तो दैट इज़ द अदर एडिशन. एंड ब्रॉडली सर, बट माई टीचिंग फिलोसफी इज़ द सेम. इट्स द सेम इफ एट दैट टाइम पीपल कैन सी दैट ऑन यूट्यूब कि मैंने तब भी कुछ भी रटवाया नहीं था. एवरीथिंग वॉज फेयरली कंसेप्चुअली कंस्ट्रक्टेड एंड अंडरस्टूड. Right. और आज भी वैसे ही होने वाला है एग्जैक्टली. And द ओनली डिफरेंस इज दैट इफ एनीथिंग वॉज मिस्ड आउट 2 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं which will form a majority of the things that will come along with the conceptual understanding, of course. Everything will be included. तो current affairs जो भी हैं वो मैं सारे include कर रहा हूँ. Right. Another question I have seen regarding science and tech and environment. Many students ask this question whether within these module or PRP program, if somebody has not studied science and tech and environment till now, can they completely rely on it? Sir, ये question हमने भी face किया when we were designing this program. So there were 4 things we identified which we need to teach from absolute scratch. And those 4 things were ancient medieval history, IR, science and tech and environment. 4 most ignored subjects. Right. 41 questions in prelims last year. Right. 44 questions in prelims before this. This is 40% of the prelims and let's be honest, most people do ignore it. Right. तो इन 4 सब्जेक्ट के लिए हमने ये फिलोसफी ज़रूर रखी है कि एग्जैक्टली फ्रॉम स्क्रैच. बिल्कुल. अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप completely rely कर सकते 100%. लाइक आई विल इन क्लास, मुझे पढ़ाने इनमें से 2 एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर फिलोसफी इज शेयर्ड अक्रॉस द टीम, दैट वी विल अज्यूम दैट यू हैव नेवर रेड बिफोर. हैं. Right. राइट. All right. Thank you very much. थैंक यू सर फॉर हैविंग मी. Now to discuss the current affair with me, we have Mudit Jain sir. Mudit Jain sir who has cracked the examination thrice. तो सर करंट अफेयर के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे करंट अफेयर का पैटर्न इवॉल्व हुआ है पिछले 2-3 सालों में. रिसेंटली मैंने एनालिसिस करी थी लास्ट 5 years ऑफ ट्रेंड्स की एंड आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वेरियस सब्जेक्ट्स फ्रॉम करंट अफेयर्स. मतलब जैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया तो इकोनॉमी अब तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी आ रहा है. डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं जो कि आइडियली नहीं होता था पहले. ठीक है, वो करंट अफेयर का पार्ट है. पॉलिटी हो गया, 2023 का पेपर उठा के देखो पॉलिटी का, लोग कह रहे हैं ये कहाँ से आया.
वो कहाँ जवाब है कि करंट अफेयर से आया है, ठीक है। 24 पूरा स्टैटिक था, 25 में एक्सपेक्टेशन है कि फिर करंट अफेयर ओरिएंटेड या एनालिटिकल पेपर होगा। तो इवॉल्व करता रहता है यूपीएससी अपने आप को, काफ़ी एरियाज हैं जहाँ करंट से आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सर करंट अफेयर को सोर्सेज को लेके स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, है ना, तो आप सोर्सेज बताएंगे क्या कवर करने चाहिए? देखो मैं एकदम ऑनेस्ट रखूँगा ये कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था एंड लोग अब नहीं पढ़ना चाहते न्यूज़पेपर, सोर्स लेकिन वही रहेगा, देयर इज़ नो अदर थिंग कि मैं कुछ ऐसी बोल दूं। तो मैं टीएच पढ़ता था, मैं टीएच अभी भी पढ़ता हूँ, प्लस मैं एक्सप्रेस भी पढ़ता हूँ। तो न्यूज़पेपर से बढ़िया कोई और सोर्स नहीं हो सकता करंट अफेयर का। राइडर इज़ कि आप उसके नोट्स बनाओ। ओके, क्या 4 दिन पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ा था वो याद है? मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, जब 4 दिन पहले का अगर याद नहीं है, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 12 महीने का न्यूज़पेपर यू विल बी एबल टू रिमेंबर? You have to create short notes out of your newspaper. They have to be concise yet comprehensive, so that you are able to cover questions from that. एंड व्हाट अबाउट द मैगजीन्स देन? Magazines, अब वही डायरेक्ट आंसर यही है कि आप नहीं पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, आप एफर्ट नहीं करना चाहते हो, तो मैगजीन्स अवेलेबल हैं, वेरियस इंस्टीट्यूट्स के अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हो। बट अगेन अ राइडर इज लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखो, इज दैट मैगजीन एबल टू कवर दैट क्वेश्चन? अगर वो कवर कर रहे हैं, 50% क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो करंट के आए हैं, वो मैगजीन बढ़िया है, वरना वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। एंड सर कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन अगर करंट अफेयर की करनी है तो अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, ब्रॉडर टॉपिक्स आते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो काफ़ी स्मॉल इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर से यूपीएससी पूछता है। तो प्रीलिम्स के लिए किन चीज़ों का ध्यान में रखें? देखो वही बात होगी, अब ट्रेंड ऐसा बन गया है कि एनालिटिकल क्वेश्चन भी प्री में आएगा करंट का। अब फॉर एग्जांपल पीएसी इज इन यूज, पीएसी वाज सेट अप एंड दे टुक अप पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, दे सिलेक्टेड 161 ऑड सब्जेक्ट्स related to Adani, related to the TRAI chairperson and all. Now I think PAC is important. Okay. So in my module I have taught PAC as well. ठीक है, तो PAC से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको स्टैटिक से लिंक करके करा। राइट। अब ये एनालिटिकल न्यूज़ थी जिसमें शायद लोग सोच नहीं पा रहे हैं ये प्री में कैसे आएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि PAC का कंपोजिशन रिलेटेड न्यूज़ वो प्री में आ सकती है। राइट। तो करंट अफेयर से कई बार आप टॉपिक पिक करें और उसका जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है वो कवर करें। ठीक है, ऑल राइट। Thank you, sir. Thank you for sharing your strategy. Thank you. So, to discuss the geography section, we have with us Pallavi Saxena, ma'am. Ma'am is teaching geography from past 6 years. She has recently published a book on complete geography as well. So, ma'am, the first question regarding geography that I would like to ask you is, geography has made a comeback in last year prelims examination. The number of question has significantly increased. So, do you expect कि same kind of a pattern geography में रहेगा आगे? यस सर, इन माय ओपिनियन जैसे 2016 से लेके अगर हम अभी तक देखें तो एक इंक्रीजिंग पैटर्न ही है। 2016, 2015 अराउंड काफ़ी कम क्वेश्चंस हो गए थे, बट नाउ इफ यू सी 2024 देयर हैव बीन 15 to 16 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी अलोन, which is what almost 20% of the questions are coming from the subject. Right. So that becomes very important. And आगे भी अगर हम देखेंगे जैसे geographical phenomena, ये जैसे climate हो गया, climate से related there were a lot of questions. Right. ये सारी जो चीज़ें हैं, mineral resources हो गए, they are very much in news these days. Right. So there is a very high chance कि UPSC इनसे indicators लेके इन पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। Right. सो इन माय ओपिनियन या तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम नंबर पे रहेंगे या इंक्रीज होंगे, रिड्यूस होने के चांसेस थोड़े कम है। राइट। एंड इवन वन ऑफ द रीजन आई सी बिहाइंड दिस इज कि ज्योग्राफी का इंटरफेस बाकी सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है जहाँ से कि आपने रिसोर्सेज बोला, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी है, तो वहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। यस सर। ठीक है। एंड अदर थिंग्स जो कि आपने यूपीएससी के पैटर्न में ज्योग्राफी में नोटिस की हो जो हम स्टूडेंट को बता सकें? सर पहले जैसे ज्योग्राफी से जस्ट लाइक अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, देन दे मूव्ड ऑन टू द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कि अब क्या है एक डिफरेंस बिटवीन कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है या मेंस में क्या पढ़ना है, ये ज्योग्राफी में थोड़ा ब्लर हो गया है। ओके। अब वही चीज़ आपको मेंस में एज अ फुल लेंथ क्वेश्चन की तरह आ सकती है और प्री में वही चीज़ एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकती है। ओके। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ज्योग्राफी में ऐसा नहीं कि बस फैक्ट्स पढ़ लिए प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स जब तक क्लियर नहीं है
तब तक आप उसको आंसर कर नहीं पाओगे उस क्वेश्चन। मैम जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में ज्योग्राफी में से फिजिकल ज्योग्राफी ही आता है ना। आई वांट टू टॉक अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं या फिर जस्ट ह्यूमन ज्योग्राफी को रटना ही होता है? नहीं सर, दैट इज़ अनदर बिग मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना, दैट वेरी वेल डिटरमाइंस योर ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल। अगर आपका क्लाइमेट किसी तरह का है या आपके रॉक्स किसी तरह के हैं, आपको उसी टाइप का मिनरल मिलेगा, उसी टाइप का एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी उस तरह से वहाँ चेंज होगी। राइट। सो फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप उसी अंडरस्टैंडिंग को आप ह्यूमन ज्योग्राफी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये जो बड़ा सा एक वर्ड रहता है ना कि रटना है हमको, जो बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में फियर लेके आता है, ये चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी ह्यूमन ज्योग्राफी में। देन ओके, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी कॉन्सेप्चुअल है, बेस उसका फिजिकल ज्योग्राफी ही है। एंड मैम अगर हम अपने स्टूडेंट को बताना चाहें कि देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द ज्योग्राफी जो किसी को छोड़ के नहीं जाने चाहिए, जो यूपीएससी के फेवरेट हैं, है ना, क्या वो टॉपिक्स हो सकते हैं? सो यूपीएससी हैज फॉलन इन लव विद क्लाइमेटोलॉजी। अगर आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज भी आप देखेंगे, पीछे जाके भी देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। द रीज़न बीइंग सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लाइमेटोलॉजी में हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट्स इतने क्लोजली एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं कि थोड़ा भी अगर कन्फ्यूजन होगा बच्चे को तो वो आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, टॉप पे क्लाइमेटोलॉजी हो गया। यस, क्लाइमेटोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम रीसेंट टाइम्स में देखें, हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जो हमारे सारथी IAS के यूट्यूब चैनल पे है। रीसेंट टाइम में देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो बहुत बर्निंग है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, कोरल ब्लीचिंग हो गई। देन ह्यूमन ज्योग्राफी में क्रिटिकल मिनरल्स मिशन आने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है। तो क्रिटिकल मिनरल्स नॉट जस्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। राइट। सो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। अब इसी में एक टॉपिक जो मुझे क्लिक कर रहा है वो है मैपिंग, है ना। तो मैपिंग किस तरीके से स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए? सो मैपिंग में भी हमने, अगर मैं पैटर्न बताऊँ आपको प्रीलिम्स का, 2022 में 9 क्वेश्चंस थे जो मैपिंग रिलेटेड थे, बोथ IR एंड ज्योग्राफी मैपिंग। अभी 2 साल से 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आ रहे हैं मैपिंग के। और ये क्वेश्चंस दे आर टेकिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम द करंट अफेयर्स रिलेटेड इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इस साल अगर हम देखें, नॉर्थ सी पे क्वेश्चन आया था। नॉर्थ सी क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ पे ड्रिलिंग, यूके ने बोला है कि इट विल स्टार्ट ऑयल ड्रिलिंग एट नॉर्थ सी, बिकॉज वहाँ पे यूके के खुद के तो रिसोर्सेज रह नहीं गए, तो जो ओशनिक रिसोर्सेज है उन पे वो जा रहे हैं। एंड देयर वाज अनदर सी दैट वाज इन न्यूज़, दैट वाज द रेड सी। रेड सी क्यों न्यूज़ में? अगेन बिकॉज जियोपॉलिटिकल रीजंस। एंड उसको जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा उनने पूछा ज्योग्राफिकल क्वेश्चन कि उसकी सैलिनिटी चेंज हो रही है, वहाँ पे फ्रेश वाटर कितना आता है, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है, यूज दैट एज एन इंडिकेटर कि हाँ इस पे क्वेश्चन आ सकता है हमारा। राइट। तो मैपिंग लार्जली ड्रिवन है करंट अफेयर से, वी कैन से। बट मैम यहाँ पे ना एक डिस्टिंक्शन मैं क्रिएट करना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि आप एड्रेस करें इस सेशन में। देर आर सर्टेन मैपिंग क्वेश्चन जो कि IR की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, जैसे आपने रेड सी बोला। देन देर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो उस डिस्टिंक्शन को स्टूडेंट कैसे मैनेज कर सकता है? और कुछ स्टैटिक भी है ऑफ कोर्स ज्योग्राफी में, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जैसे वाटर बॉडीज पिछले कुछ टाइम से यूपीएससी पूछ रहा है। तो अगर हम स्पेसिफिकली ज्योग्राफी मैपिंग की बात करें तो हाउ कैन स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर दैट? सो ज्योग्राफी मैपिंग में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन है वो आपको आनी चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दोज थिंग्स। कुछ बहुत ऑब्सक्यूर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स ओके अगर आपको नहीं आ रही। उनमें भी क्या होता है, कई बार एक आधी ऑप्शन बहुत कॉमन होता है। तो ये कॉमन चीज़ें अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द मैपिंग क्वेश्चंस। उसके लिए भी वी हैव अ सीरीज ऑन यूट्यूब चैनल, मैपिंग सीरीज हमारी चल रही है। सो वी आर कवरिंग ऑल द कॉमन जो हैं, उनमें कुछ ऑब्सक्योर वाले भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं जो न्यूज़ में रहे हैं या काफ़ी चांसेस हैं कि आने के चांसेस हैं एग्जाम में। सो दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड ओवर देयर एज वेल। ठीक है, तो नाउ टू कवर ऑल दीज थिंग्स, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हमने डिस्कस किया, हमने ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस किया, मैपिंग डिस्कस किया, व्हाट आर द सोर्सेज व्हिच स्टूडेंट कैन रेफर? सो ट्रेडिशनली 2 सोर्सेज थे। एक तो हमारी NCERT विच इज़ अमेजिंग फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। इनफैक्ट 2024 का अगर हम पेपर देखें, एडवर्ब एटम क्वेश्चंस लिए हुए हैं NCERT से। बट NCERT इज़ नॉट अ गुड रिसोर्स फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। डेटा काफ़ी ऑब्सलीट है,
बहुत सारे अपडेट्स नहीं हैं। जैसे अगेन लिथियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो मिनरल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए इट्स नॉट अ गुड रिसोर्स। जीसी लियोंग पे अगर हम जाएं, प्रीलिम्स के लिए इट्स वेरी गुड, मेंस के लिए नॉट वेरी गुड। प्रीलिम्स में भी इंडियन ज्योग्राफी नॉट एट ऑल कवर्ड बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट एन इंडियन ऑथर, जीसी लियोंग। So in order to address that issue, abhi recently my book with Majid Hussain sir has been published. Majid Hussain sir's Indian and World Geography. I am the co-author. It has tried to cover both physical geography as well as human geography in extensive detail. Current affairs से बिल्कुल updated है वो. उसमें Indian geography भी अलग से addressed है, World Geography भी अलग से addressed है. So students can take that up as a good resource. Right. नाउ वन थिंग यू सेट करंट अफेयर, तो ज्योग्राफी में करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस कितना है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे कवर किया जा सकता है? सर करंट अफेयर्स को इंडिकेटर की तरह हमें लेना है कि अगर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, देयर आर चांसेस कि उससे स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। आई विल गिव यू एग्जांपल्स बोथ फॉर प्रीलिम्स 2024। कोकोआ पे क्वेश्चन आया था कि विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ। राइट। कोकोआ हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर द पास्ट 2 years। इस साल भी काफ़ी न्यूज़ में इंडिया में भी कोकोआ की खेती जो है वो बढ़ा रहे हैं। क्यों? बिकॉज जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स थे कोकोआ के, उनका प्रोडक्शन अब बहुत डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड दैट्स व्हाई दैट वाज इन न्यूज़, वेरी मच इन न्यूज़। पीटलैंड्स पे क्वेश्चन आया था कॉन्गो रिवर बेसिन पे, दैट वाज आल्सो इन न्यूज़ अगेन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ से एमिशंस बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है उन पीटलैंड्स का, उससे अगेन देयर विल बी अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस gases across the world. So current affairs is very much to be used as an indicator. अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में है, जैसे इस साल कोरल ब्लीचिंग बहुत न्यूज़ में है, जो हमारे मरीन हीट वेव्स हैं बहुत बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर वाज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑफ द सी सर्फेस टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्डेड एवर था। तो कोरल ब्लीचिंग इफेक्ट्स नॉट जस्ट इन ग्रेट बैरियर रीफ बट इंडिया में भी लक्षद्वीप आइलैंड्स में बढ़ गया। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कोरल ब्लीचिंग पे क्वेश्चन आ जाएगा। राइट, एंड पूछेंगे वो उसका स्टैटिक पार्ट जाके, सम पॉइंट करंट से वो ऐड करेंगे और लार्जली स्टैटिक भी आपको पता होना चाहिए। तो दे आर लाइक सिंबल्स कि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। प्रिसाइसली। ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग ज्योग्राफी एंड मैपिंग स्ट्रेटजी विद आवर स्टूडेंट। Thank you so much, sir. So for polity and CSAT section, we have with us Mudit Gupta sir. Mudit Gupta sir is guiding UPSC aspirant for polity and CSAT from past 9 years. So sir, welcome to Sarthi. Thank you so much, sir. सर प्रीलिम्स 2025 एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग। सबसे पहले हम पॉलिटी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यूपीएससी में ये बोला जाता है कि एज पर द इवॉल्व पैटर्न यू नीड टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी इट इज़ अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो कैसे पैटर्न इवॉल्व हुआ है, क्या चीज़ें स्टूडेंट को माइंड में रखनी चाहिए? सर पिछले कुछ टाइम से स्पेसिफिकली आफ्टर 2020 ओवरऑल पैटर्न जो है जीएस और सीसैट दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। अगर हम स्पेसिफिकली पॉलिटी की बात करें, क्योंकि आपका प्रश्न पॉलिटी को लेके है, सो अर्लियर देयर यूज्ड टू बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कि बताइए राइट टू मैरिज जो है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, या कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर कवर हो रहा है। बट अभी चीज़ें थोड़ी सी इवॉल्व हो गई हैं। क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि अभी सारे ही मुश्किल आ रहे हैं, ईजी भी आते हैं, बट ईजी क्वेश्चंस का भी पैटर्न चेंज हो गया है। अभी क्या हो रहा है, यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है कि एक क्वेश्चन दिया, 3 स्टेटमेंट दे दिए और उसमें वो पूछ रहा है कि बताइए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी कैसे डिटरमाइन हो रही है कि अगर वो स्टेटमेंट आसान है और हम ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेशन कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो एंड यू नीड टू नो अबाउट एवरी स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो पैटर्न एवोल्यूशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि पहले कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज होते थे और ऐसा माना जाता था कि अगर हमने वो स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ लिए हमारी पॉलिटी पूरी हो गई, हमारा काम खत्म हो गया। बट अभी जो किताब हमारे पास है वो यूपीएससी के पास भी है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बनने लगे हैं कि अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो एक स्टेटमेंट तो आपको बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन बाकी 2 स्टेटमेंट्स हो सकता है आपके या तो करंट अफेयर से हो या कोई पास्ट नॉलेज के बेसिस पे हो, वो बुक में आपको नहीं मिलेंगे। तो एस्पिरेंट कहीं ना कहीं बीच में लटक रहा है कि करूं तो करूं क्या, किताब पढूं ना पढूं तो किस हद तक पढूं। ये प्रॉब्लम इवॉल्विंग पैटर्न के साथ स्टूडेंट्स को फेस हो रही है। राइट। सो आई थिंक बुक जो आप मेंशन कर रहे हैं वो लक्ष्मीकांत है, विच इज
कवरिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। सो सर, अगर आपने कहा कि लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो अब लक्ष्मीकांत तो हर कोई कवर करता ही है स्टूडेंट, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड और क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए? देखिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नेगेट नहीं करूँगा कि वो बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिक्स तो वहीं से क्लियर होंगे। बट फॉर एग्जांपल, अभी 2 वर्ष पहले एक क्वेश्चन बना कि जो हमारा मेनका गांधी जजमेंट था, उसमें जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, हाउ दे आर रिलेटेड टू नेचुरल राइट्स, इस लेवल की जो इन डेप्थ बातें हैं वो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी। आपको शब्द मिल जाएंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया हुआ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी कि क्रॉस कनेक्शन कैसे बैठ रहा है कॉन्सेप्ट्स का। सबको पता है कि मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, बट हाउ इज इट लिंक्ड विद नेचुरल राइट्स, वो किसी ने नहीं बताया। यही एक एस्पेक्ट है जिसमें हमें लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड जाना होगा। प्लस करंट अफेयर्स के साथ जो आजकल लिंकेज हो रहा है, जो आपने मेंस में भी देखा होगा कि मेंस में भी हर स्टैटिक क्वेश्चन के साथ एक करंट पोर्शन पूछा जा रहा है, सेम चीज अपना प्रीलिम्स में भी हो रही है। राइट। सो आपने सवाल पूछा कि अगर लक्ष्मीकांत के साथ कुछ पढ़ना हो तो क्या, उसके लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स तो नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आप करंट अफेयर्स के साथ उसे सप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा निकल सकते हैं। राइट राइट सर, मे बी बियॉन्ड लक्ष्मीकांत इफ यू टॉक अबाउट, सो कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज आप बता सकते हैं कि लक्ष्मीकांत के एड ऑन में स्टूडेंट ये चीज़ें पढ़ सकता है? सर देखिए, एडिशनल पढ़ने का कोई एंड तो है नहीं, मार्केट में इतनी बुक्स हैं, ऑप्शनल की भी बुक्स हैं, बीए वगैरह की भी बुक्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट पढ़ा जाए। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि लक्ष्मीकांत तो एस्पिरेंट पढ़ेगा ही, बाकी जो मैं एग्ज़ाम से पहले कुछ वीडियोस एस्पिरेंट्स की हेल्प के लिए अपना सारथी के चैनल पे हम डाल सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उस पर डाल सकते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कवर कर ली, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो गए, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, या इस टाइप के जो नेशन वाइड इश्यूज हैं उनको हम कवर कर सकते हैं, सो दैट एस्पिरेंट का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। राइट। सो वी विल अपलोड वीडियोज ऑन द यूट्यूब, जो भी लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड टॉपिक्स हैं वो हम यूट्यूब पे डालेंगे। राइट। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है पीवाईक्यू का रोल। जैसा कि यूपीएससी में सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, ऐसे पॉलिटी के लिए पीवाईक्यू का क्या रोल है? सर पीवाईक्यूज आर अ पेनेशिया इन अ वे कि एस्पिरेंट्स पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए एक छोटी सी गलती कर देते हैं। सॉल्व सब करते हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, 95 से शुरू होंगे, 2024 तक जाएंगे, सब पढ़ेंगे, बट जो मैंने कॉमन ट्रेंड देखा है वो ये कि पीवाईक्यूज के साथ साथ सही आंसर निकालने के साथ साथ ऑप्शन एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक जो कॉमन ट्रेंड मैंने अक्रॉस सब्जेक्ट्स देखा कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के जो गलत ऑप्शंस हैं उनमें से सीधा सीधा क्वेश्चंस अगले ईयर बना रहा है। राइट। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, पीवाईक्यू से हमें ट्रेंड समझ आएगा कि यूपीएससी किस तरफ जा रहा है। पहले क्या होता था 2021-22 में, आप देखेंगे प्रीलिम सीजन से पहले पूरा यूट्यूब भरा होता था, हाउ टू स्कोर 170 मार्क्स, हाउ टू स्कोर 180 मार्क्स, ये एलिमिनेशन टेक्निक लगा ली तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बट यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दिया कि एस्पिरेंट विल नॉट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ दोस वीडियोस, सो एलिमिनेशन का जो स्कोप है लगभग वो खत्म हो गया। तो ये सारे जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में स्टूडेंट को झटका ना लगे, वो समझने के लिए पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। राइट। सो राइटली सेड कि जो ऑप्शंस गलत हैं वो भी हमें करने हैं, एज अ कंटेंट आपको पीवाईक्यू करना चाहिए। करेक्ट। ताकि जो फ्यूचर में अगर कोई रॉन्ग ऑप्शन से क्वेश्चन यूपीएससी जनरेट कर रहा है, जो कि कर रहा है, तो स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा पॉलिटी में से रहेगा रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सो ऑल्दो हमने वीडियो में पहले भी मेंशन कर दिया है कि हम अपने यूट्यूब पे सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट वी विल अपलोड। बट स्टिल अगर कोई स्टूडेंट अपने आप से करना चाहे या किस तरीके से फिल्टर आउट करे, देयर आर इन्यूमरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, तो कैन यू शेयर दैट इनसाइट विद स्टूडेंट्स? सर उसका कोई एंड नहीं है। उसका रीज़न है कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ और हमारे पास समय ज़्यादा है कि अगर मेरे को पॉलिटी पढ़ाना है तो मेरा पूरा फोकस पॉलिटी पे ही है। एस्पिरेंट को तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये काम एस्पिरेंट्स को मेरे हिसाब से खुद से नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि अखबार में अगर कोई बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिख रही है तो वो पढ़ लें, लेकिन अलग अलग जो लीगल वेबसाइट्स होती हैं जैसे लाइव लॉ वगैरह, इनको खुद से पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि एग्जाम रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड है। तो एक तो जो भी मैं क्रैश कोर्सेज ले रहा हूँ, अपना प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम हो गया, वहाँ पे तो मैं कवर करवा ही रहा हूँ, बट जैसा मैंने बोला कि अपने यूट्यूब चैनल पे सारथी आईएएस पे हम ये जजमेंट्स को अपलोड कर देंगे। राइट।
एंड सर एक लास्ट क्विक क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी जी। in polity and economy per se, if I would say, the accuracy rate is high. राइट If a aspirant want to clear the prelims examination, they need to score roughly, I would say, 90 to 100 marks in the prelims. Out of 90 to 100, how much marks from polity section should be there? देखिए हर साल ये जो आपने पूछा कि कितने नंबर पॉलिटी से आने चाहिए, वो हर साल वेरी करेगा। दो रीजंस हैं उसके। एक कि पॉलिटी से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, फिक्स तो होता नहीं, 15 से 20 के बीच में कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। Right. प्लस डिपेंड करेगा कि यूपीएससी क्या करता है, एक सब्जेक्ट को मुश्किल कर देगा, एक को आसान कर देगा। अगर पॉलिटी आसान आ रही है तो मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे आपका 80 to 85% का हिट रेट बन सकता है। Right. अगर मुश्किल आ रही है तो इट्स बेटर कि आप जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल दिख रहा है उसमें आपको अपने ईगो पे नहीं लेना कि मैं तो पॉलिटी पढ़ के आया था। Right. नेगेटिव मार्किंग से बेटर आप क्वेश्चन को स्किप कर दो। Right, right, right. तो ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच एग्जाम में रखनी पड़ेगी। सो इट्स नॉट राइट कि हम एक फिक्स्ड स्कोर दिमाग में लेके जा रहे हैं कि पॉलिटी से इतना तो मेरे को करना ही है। आई एग्री टू दिस थिंग सर, फिक्स स्कोर नहीं होना चाहिए क्योंकि सेक्शन मुश्किल आ सकता है, बट आई थिंक अगर एक ब्रॉडर रेंज हम डिफाइन करना चाहें, प्रॉबेबली यू माइट एग्री टू दिस, रफली 25 to 30 मार्क्स वी कैन स्कोर फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन। जिस साल में यूपीएससी ने पॉलिटी थोड़ा डिफिकल्ट भी दिया हुआ है ना, वहाँ पे भी रफली 12 to 13 क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी कैन बी इजीली सॉल्व्ड। करेक्ट, आई एग्री। मतलब 25 to 30 के बीच में एक ±2 मार्क्स Right. हम रेंज लेके चल सकते हैं। Right. So roughly 1/4 of your UPSC success is defined by the polity section. 100%। Right. So sir, aspirants का सबसे बड़ा fear CSAT. राइट। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले 2-3 सालों में CSAT का लेवल बड़ा है, डिफिकल्ट हुआ है CSAT, स्पेशली अगर हम प्रीलिम्स 2023 की बात करें तो मेनी एस्पिरेंट हु वर गेटिंग गुड मार्क्स इन दी GS1 दे फेल्ड इन CSAT। सो क्या लगता है आपको कि क्या डिफिकल्ट लेवल उस लेवल तक पहुंच गया है कि अब हमें कैट लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? 3 बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा सर। सबसे पहले CSAT का जो लेवल है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया है। जो चैप्टर्स 2020-21 तक हमें दिखते भी नहीं थे, नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, 1-2 क्वेश्चंस आ गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था, 2023 में सडनली एक रिवर्स आ गया कि हमारे को 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से दिख रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली पैटर्न में चेंज आया है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि CSAT जो पहले क्वालिफाइंग पेपर हुआ करता था, अब वो एक एलिमिनेटिंग पेपर बन चुका है। राइट। इवन जो आपने बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली कि जिन लोगों का GS क्लियर हो रहा है अब उनका CSAT नहीं निकल रहा, उसमें एक मेरे को दिखता है माइंडसेट प्रॉब्लम है। जो एस्पिरेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अच्छे Tier 1 कॉलेजेस से हैं, उनको लगता है कि हमने जब 11th-12th की मैथ्स पढ़ ली तो CSAT की मैथ्स तो कुछ भी नहीं है। राइट। बट हियर इज अ कैच, यूपीएससी CSAT में 11th-12th की मैथ्स पूछ ही नहीं रहा। एलजेब्रा नहीं पूछ रहा, ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, ये सब नहीं है पार्ट। राइट। यूपीएससी सिंपली जो पूछ रहा है वो बेसिक टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, लेकिन वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए वो आपको इंजीनियरिंग या बैचलर्स में नहीं दिखेगा। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ किस स्ट्रीम से हैं। इवन सर मैं एग्री करूंगा, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। इन माय ओन यूपीएससी जर्नी, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वहाँ पे मैंने CSAT में स्कोर किया था आई थिंक मोर देन 160 मार्क्स, समवेयर नियर अबाउट 170, एंड जो लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते वो CSAT में मार्क्स रहेगा 87-88 के आसपास, Right. है ना। तो मेरा एप्टीट्यूड तो सेम है, व्हाट हैज चेंज, यूपीएससी का पेपर चेंज हुआ है। आई थिंक यूपीएससी हैज ऑल्सो आइडेंटिफाइड दिस थिंग कि जो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, अगर हम डायरेक्टली बोलें तो उन्हें अनड्यू एडवांटेज ना मिले CSAT में, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग नाउ। तो यूपीएससी का सिंपल सा माइंडसेट है कि अगर GS का पेपर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, सेम चीज़ CSAT के लिए भी की गई है कि इवन साइंस स्टूडेंट्स आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू क्लियर CSAT। राइट। तो अगर आपकी पुरानी अप्रोच है कि CSAT लास्ट में देखेंगे, वो अप्रोच नहीं चलेगी, आपको अगले साल के लिए फिर जल्दी शुरू करना पड़ेगा और वो हम नहीं चाहते। डन। सर सेकंड क्वेश्चन CSAT में ये आता है कि देर आर 3 सेक्शंस इन CSAT, क्वांट, LR एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने क्या देखा है कि कुछ स्टूडेंट का ना सिलेक्टिव अप्रोच होता है कि कोई 2 सेक्शन कर लेंगे, 3rd सेक्शन छोड़ देंगे, किसी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिया, किसी ने क्वांट छोड़ दिया। तो इज इट द राइट अप्रोच इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? क्योंकि
स्टूडेंट थिंक कि क्वालिफाइंग पेपर है, 66 मार्क्स मुझे लाने हैं, अगर मेरे 2 सेक्शन भी अच्छे हैं तो मैं 66 आसानी से ले आऊँगा. इज इट द राइट थिंग? आई डोंट थिंक सो. रीज़न बीइंग, हल्का सा एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाते हैं कि अगर एक बैट्समैन प्रिपेयर कर रहा है अपने मैच के लिए, वो सिर्फ 2 बॉलर्स के लिए अगर प्रिपेयर करके जा रहा है और तीसरा बॉलर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, तो उसको उसकी डिलीवरीज खेलने में मुश्किल होगी. राइट. कहने का मतलब है, अगर आप सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके जा रहे हो, हमें नहीं पता कि उन टॉपिक्स की डिफिकल्टी कितनी होगी. यूपीएससी ये कर सकता है कि मैथ्स 1 साल आसान दे दी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बढ़ा दिया. वी कैन नॉट स्टॉप यूपीएससी एंड देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ. आपका जो 1/3 मार्क्स देखे जाएंगे वो ओवरऑल स्कोर में देखे जाएंगे. प्रिपेयर आपको तीनों करने हैं. ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना है कि कौन से सेक्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल. राइट. कि अगर मैथ्स मुश्किल आ रही है तो उसके क्वेश्चन स्किप करना बेटर रहेगा रादर देन स्कोरिंग अ नेगेटिव मार्क. राइट. तो प्रैग्मेटिक अप्रोच रखनी है, तीनों पिलर्स प्रिपेयर करने इक्वली, एंड देन ऑन द एग्जाम डे आपको हॉल में डिसाइड करना है कि क्या ज्यादा करना है. राइट. इवन आई थिंक ये खाली थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये यूपीएससी ने किया भी है. लाइक 2023 में क्वांट काफ़ी डिफिकल्ट यूपीएससी ने कर दिया. उससे पहले कुछ साल हैं जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट कर दिया. तो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल 3. राइट. क्योंकि कोई भी सेक्शन ईजी आ सकता है. करेक्ट. राइट. नाउ अगेन कमिंग टू दी पीवाईक्यू सर. तो सीसैट में पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट दैट अगर हम 10 ईयर पहले के पीवाईक्यू की बात करें तो दे वर लिटिल ईजियर, है ना. आई वुड से कि आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो इन द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, बट जो लेवल अभी सीसैट का आ रहा है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है? सर देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सीसैट में जो पीवाईक्यूज हैं वो बाकी सब्जेक्ट से एक लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसका रीज़न है कि अगर हम हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एट्सेट्रा की बात करते हैं, उनके स्टैंडर्ड सोर्सेज जो है मार्केट में अवेलेबल हैं. तो अगर आप पॉलिटी उठा रहे हो, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पीवाईक्यूज कर लिए, आपका थ्योरी और कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है. सीसैट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मार्केट में कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड बुक या रिसोर्स नहीं है कि मैंने ये बुक कर ली तो मेरा सीसैट खत्म हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. प्लस यूपीएससी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, आजकल क्या हो रहा है कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस जो हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स में भी आ रहे हैं और वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे. इसलिए पीवाईक्यूज के थ्रू आपको समझ आएगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस में क्या नुस्खे, क्या टेक्निक, क्या ट्रिक आपको चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू अडॉप्ट योर माइंड टू द करंट नीड्स. Right. तो पीवाईक्यूज यहाँ पे आपको 1 नहीं 2 बार कम से कम करने चाहिए. ठीक है. एंड सर लाइक फ्रॉम 2013 स्टूडेंट शुड डू द पीवाईक्यू. मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि 1995 से हमें पीवाईक्यू शुरू करने चाहिए. अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि 2013 से पहले तो सीसैट था ही नहीं, ये टीचर को तो कुछ पता ही नहीं है. हाँ. बट द कैच इज कि पहले जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते थे वो एक सिंगल पेपर के अंदर ही आते थे. हाँ. तो 1995 से आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इजीली. राइट. एंड सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन करा कि कोई डेडिकेटेड बुक, कोई डेडिकेटेड सोर्स अभी सीसैट का इस टाइप का मार्केट में नहीं है. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सीसैट की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो 1 इज़ थ्योरी एंड 2nd इज़ क्वेश्चन. तो कितना इंपॉर्टेंस थ्योरेटिकल पार्ट को देना चाहिए एंड कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मैं एक रफ एस्टिमेट लूँ तो ये 30:70 का रेशियो मेरे हिसाब से रहना चाहिए कि 30% फोकस थ्योरी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी का एक लिमिटेड रोल है कि आपको पता होना चाहिए कि ठीक है परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस कैसे निकालना है. थ्योरी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. लेकिन जो यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है, जिनको थ्योरी पता है उनसे भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं. कि सबको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यूपीएससी जिस तरीके से उसको क्वेश्चन में पुट कर रहा है हम वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. तो थ्योरी का वेटेज जो रहेगा 25 से 30% रहेगा. एप्लीकेशन और क्वेश्चंस का जो रोल रहेगा वो मेरे हिसाब से 70 से 75% रहेगा. कि इवन अगर आपको फॉर्मूलेस पता भी हैं, एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है, अपने दिमाग में एक दुनिया बना लेता है कि मेरे फॉर्मूलेस कंप्लीट हो गए, मैंने पूरी लिस्ट बना ली, रजिस्टर देखो 2 पेज भर के मैंने फॉर्मूलेस लिखे. मैं उनका कोई यूज नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे. राइट. तो 70% वेटेज क्वेश्चंस की तरफ जाएगी ही जाएगी. ठीक है. तो लाइक राइटली सेड, सीसैट इज समथिंग वेयर यू लर्न बाय डूइंग इट, है ना. तो एप्लीकेशन आपको करना है तभी आप सीख पाएंगे. सर नेक्स्ट थिंग इज इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सीसैट को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे पैटर्न इवॉल्व हुआ है पिछले 5 to 6 ईयर का एक टाइम स्पैन हम लेके चलते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद हमारे व्यूअर्स को और आपको भी बेहतर तरीके से समझ आएगा.
सपोज करिए आपको x और y दो वेरिएबल्स दिए हैं। अब वो कह रहा है पहले कैसा क्वेश्चन बनता था, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए x प्लस वाई इंटीजर होगा या नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, स्टेटमेंट 1 दे दी x प्लस 2y इज एन इंटीजर, स्टेटमेंट 2 दे दी 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, क्वेश्चन दे दिया अब बताओ दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे कि x प्लस वाई इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो कान ऐसे नहीं, अब ऐसे पकड़ा जा रहा है। इवॉल्विंग पैटर्न यही है, हमें सबको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, पहले तो हो जाता था अब नहीं हो पा रहा। यही एप्लीकेशन, और ये चीज आपको किसी बुक में अगर हम एक्सपेक्ट करें तो कोई बता ही नहीं सकता। राइट, कैसे बताएंगे कि इसका तो कोई मेथड ही नहीं है, तो लिख के ही समझ आएगा। आई थिंक थिंकिंग स्टेप्स बढ़ गए हैं, है ना। पहले आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, बट अब जो थिंकिंग स्टेप्स हैं वो बढ़ गए हैं। करेक्ट। तो इवोल्यूशन जो हो रहा है सीसैट का, उसमें बेस्ट तरीका यही है कि आप 24 से बैकवर्ड्स चलें। एस्पिरेंट कई बार क्या करता है, वो कहता है कि मैं PYQ 95 से शुरू करूंगा। आपको 95 से शुरू नहीं करना, उसका रीजन सिंपल है, पहले क्वेश्चन आसान था अभी मुश्किल है। शुरू करिए 24 से, पीछे चलिए 24, 23, 22, 21, सो दैट आपका मुश्किल एरिया कवर हो चुका और इजियर पार्ट रहता है, उसमें एक दो क्वेश्चन छूट भी गए तो प्रॉब्लम नहीं है। राइट, करने सारे PYQ हैं, राइट, है ना, बट यू नीड टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन बिकॉज दैट इज द करंट पैटर्न ऑफ UPSC। मतलब रिवर्स पैटर्न में चलना चाहिए। ठीक है सर, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम CSAT दैट आई वुड लाइक टू आस्क, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी, अब अगर हम बात करें LR की, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट की, तो समवेयर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, फॉर्मूलाज हैं, है ना, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है कोई भी UPSC एस्पिरेंट? सर देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चलता है कि ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। स्कूल में हमारे को आदत थी कि क्वेश्चन जो दिया है सेम लैंग्वेज पैराग्राफ में ढूंढेंगे, मार्क करा, आंसर मिल गया, ABCD में से हो गया। अभी UPSC जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है, उसमें आपको ये अप्रोच, स्कूल वाली अप्रोच नहीं काम करेगी। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अब आप देखिए, आप कोई भी कोर्स, बुक, यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग आपको कोई बता नहीं सकता कि लाइन पढ़ के दिमाग में कैसे प्रोसेस करना है, वो कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जिसने एडिटोरियल और न्यूज़पेपर राउंड द ईयर पढ़ा है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है कि पढ़ पढ़ के समझा है, उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन बीइंग कि उन्हें पता है कि बिटवीन द लाइंस कैसे रीड करना है। राइट, सो एडिटोरियल्स रीड करना एक रिकमेंडेड वे है, राइट, है ना। इसके साथ साथ सर बहुत सारे कीवर्ड्स आई थिंक इंपॉर्टेंट हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कि आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ आ गया, वो एक पार्ट है प्रॉब्लम का। दूसरा पार्ट है कि UPSC ने उस कॉम्प्रिहेंशन से क्या पूछा है। समटाइम्स दे आस्क अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इन्फ्रेंस पूछ लेते हैं, एजम्पशन पूछ लेते हैं, उन चीज़ों को कैसे समझ सकता है स्टूडेंट? उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि 2023 से ये जो नए कीवर्ड्स हैं, इन्फ्रेंस हो गया, क्रक्स हो गया, हिडन अजम्पशंस हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये 23 के बाद से आने शुरू हैं। 22 में थोड़े बहुत आते थे, बट जो सी चेंज आया वो 23 से आया। तो सबसे बेस्ट तरीका, अगेन जो मैं बोल रहा हूँ, कि CSAT के PYQs को 2 बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, उन्हीं से समझ आएगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, डन। Okay, thank you sir. Thank you so much, sir. So now to discuss history section, we have with us Kaval Baveja sir. Kaval sir is guiding aspirant for history section from past 5 year. सर अगर हम डिस्कस करें हिस्ट्री, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन सेक्शन इज मॉडर्न हिस्ट्री एंड सेकेंड इज एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। तो हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न हिस्ट्री में से पैटर्न कैसे इवॉल्व हुआ है पिछले 5 साल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर द इंट्रोडक्शन। अगर हम पहले की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री वॉज द मेन टॉपिक, मेन एरिया जहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री में से, सो 10 और 12 वुड बी फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। बट ड्यू टू द पोलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिलायंस ऑन एंशिएंट और उसका कल्चर, तो मॉडर्न हिस्ट्री का रेलेवेंस अगर आप लास्ट ईयर की बात करो, सो सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए, पर जो कंटेंट कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अगर हम स्पेसिफिकली सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें कि किस तरह से वो चेंजिंग ट्रेंड को एनालाइज करेंगे जहाँ पर रेलेवेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज डिक्रीजिंग। बट अगेन हम इस लक के ऊपर भी नहीं जा सकते कि वो मॉडर्न हिस्ट्री को पूछेंगे ही नहीं, बिकॉज इंडिया इज़ बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की ब्रिटिशर्स के द्वारा
जो भी इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए गए लाइक सिविल सर्विसेज, पुलिस, जुडिशरी, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ोगे. सो दिस ट्रेंड इज चेंजिंग कि प्री 1885 का जो पूरा टाइम पीरियड है ब्रिटिश कंसोलिडेशन का, अब उसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है और वो पिछले 4 साल में दिखा भी है पेपर्स में. पर बच्चा क्योंकि उसी पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है. सो दैट इज़ वन थिंग कि अगर कोई बच्चा खुद के लेवल के ऊपर 2025 के लिए तैयारी कर रहा है तो इस चेंजिंग ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री को ध्यान में रखें. Right. So number of question has reduced and areas had diversified. Yes. Right. And now if we talk about the sources, one of the most popular book जो मैं अपने टाइम में प्रिपरेशन में पढ़ता था स्पेक्ट्रम थी, है ना? Yes. वर्ड स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे, जैसे मैं मार्केट में भी देखता हूँ, मेरे टाइम पे जितनी विड्थ स्पेक्ट्रम की बुक की थी उसका 4 टाइम्स या 5 टाइम्स विड्थ अभी हो रखा है ना? तो 5 to 6 क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स एग्जाम में आ रहे हैं तो शुड वी कंटिन्यू रीडिंग दैट बुक, और या फिर किस तरीके से अगर हम सोर्सेज की बात करें स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या रेफर कर सकते हैं? सो सबसे पहले अगर हम स्पेक्ट्रम को एज अ सोर्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम एक ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ डालने की कोशिश की गई है. तो वो एक खिचड़ी है जो कि बच्चा ना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. इतनी डाइवर्सिफाइड और जो उसका आउटपुट है अगर वो बहुत कम है तो उसी वजह से कि बच्चा अगर ये समझेगा कि कौन सा टॉपिक उसके अप्रोच क्या हो सकता है, कि वो सिर्फ फैक्चुअल अप्रोच के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग अप्रोच के लिए. सो दैट इज़ वन थिंग दैट ऑल्दो स्पेक्ट्रम इज़ वन सोर्स जो बच्चा फॉलो कर सकता है, पर वो तभी है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो. तो दैट इज़ वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट ओल्ड NCERT, न्यू NCERT है अगेन, पर वो पर्पस हमारा सॉल्व नहीं करेंगे कि उससे आप कॉन्फिडेंट हो सको कि मैंने तैयारी ढंग से कर ली है. बिकॉज देयर वुड बी ऑलवेज सम पॉइंट्स जो मिस हो जाएंगे और अगर पेपर में रिफ्लेक्ट हुआ तो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते. सो दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम फॉर सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. तो सॉल्यूशन क्या है फिर? व्हाट सॉल्यूशन वी कैन सजेस्ट टू द स्टूडेंट? सोल्यूशन जो अभी तक मैंने समझा है वो ये है कि आपके पास एक बेसिक ऐसे सोर्स नोट्स होने चाहिए जो आपने खुद से तैयार किए हों, जिसमें मेजॉरिटी कवरेज हो. बट अगेन उसके लिए टाइम लगेगा, तभी ये तैयारी बहुत लंबी चलती है. तो अगर आपके पास ऐसे सोर्स हैं जो एक आपको समझा भी सकें कि किस तरह से, अगर आपको चेंजिंग ट्रेंड का अंदाज़ा है तो आप सोर्स को बनाइए, अपने नोट्स को बनाइए, एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड कि आप जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको सारथी AIS के इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा है तो हम उसी तरह से काम करते हैं कि हमारे पास सिंगल सोर्स नोट्स हों कि इसके ऊपर अगर आप रिलाई करो सो आप बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट. राइट, जैसे प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम में हम 1 पॉइंट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें PYQ की, यू हैड मेंशन्ड इनिशियली दैट that areas which UPSC is asking in the latest time that has diversified. Yes. तो in that context PYQ का क्या इंपॉर्टेंस बचता है मॉडर्न हिस्ट्री में? ओके, तो PYQ आप बहुत बार देखोगे हिस्ट्री में रिपीट होंगे या फिर जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके इन्फॉर्मेशन को लेकर नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं. सो इन केस आप बेसिक सोर्स नोट्स को ढंग से कर लो और PYQs को ढंग से कर लो, सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर हिस्ट्री फॉर दिस प्रीलिम्स. और अगर कोई बच्चा करना चाहता है अपने लेवल के ऊपर भी, वो मॉडर्न हिस्ट्री को उसने तैयार किया है. सो वी हैव डेवलप्ड अ मैराथन सेशन ऑन यूट्यूब. उसके ऊपर पिछले 20 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स की सेग्रीगेशन, तो आपकी पूरी क्लैरिटी होती रहेगी कि आप किस लेवल के ऊपर खड़े हो, आप क्या UPSC के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, और अपने आप को उसके ऊपर जज भी कर सकते हो. ठीक है. ऑल राइट, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री दैट आई वांट टू आस्क. what should be the question attempting strategy for the modern history in the real UPSC prelims examination? सो अगर हम हिस्ट्री को एज अ ओवरऑल सब्जेक्टिव बात करें, उसमें जो आपकी एक्यूरेसी है या फिर आपका जो अटेम्प्ट रेट है वो हमेशा कम होगा जितनी भी आप मेहनत करके जाओ एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं गांधी के बारे में पूरा एक सिंगल सेपरेट लेक्चर होता है हमारा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया एज अ नेशन के लिए. पर आपको ये नहीं पता होगा कि गांधी जी के द्वारा जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो 2 सॉकर टीम्स को बनाया गया था अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए. अब आप कितना ही पढ़ जाओ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो अगर पूछ लिया जाए दैट गांधी यूज्ड हिज टैक्टिक्स ऑफ यूजिंग स्पोर्ट्स एज एन आइडियोलॉजी की अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, तो आप गलत करके आओगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है. ये मैंने इतने साल बाद पढ़ा, तो उसी वजह से कि आप एक्यूरेसी कम होगी आपकी, पर आपको कॉन्फिडेंट होना है बेस्ड अपॉन जो आपने तैयारी की है. अगर आपने ढंग से तैयारी किया, आपके नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आया, सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये क्वेश्चन स्किप करने वाला ही था, किसी और को भी नहीं आता होगा. हाँ, आपका कॉन्फिडेंस या आपका टेम्पटेशन बेस होगा कि आपने तैयारी किस तरह से की है, तो वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है. राइट राइट राइट. So now coming to the second part of the history discussion, which is actually a more difficult section,
ancient medieval art and culture. If I talk about the biggest problem in this section is its bulky syllabus, undefined boundaries and multiple sources. तो इस प्रॉब्लम को कैसे कोई भी एस्पिरेंट मैनेज कर सकता है, ओवरकम कर सकता है? तो सबसे पहले अगर हम एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसका जो रेलेवेंस है या फिर जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ओवर द ईयर्स हमें देखने को मिली है. 2016 तक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था एंड उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप जितनी भी डेप्थ में कवर करो वो हमेशा कम रह जाएगी कि अगर कोई ऐसी बुक बुद्धिज़्म के ऊपर पूछ ली जो आपने नहीं कवर की, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ बुक्स वर देयर हर धर्म की. तो एक बहुत चैलेंजिंग एरिया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कोई ऐसा सिंगल सोर्स नहीं है जो आप रेफर कर सकते हो कि अपनी ढंग की तैयारी के लिए. तो वही एक चैलेंज है कि सिंगल सोर्स की अगर हम बात करें तो आप नो डाउट ओल्ड एनसीईआरटीज को रेफर कर सकते हो, बट नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज कि पहले अगर एंशिएंट हिस्ट्री और उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा रेलेवेंस है तो अब कल्चर के ऊपर ज़्यादा रेलेवेंस होगा. कल्चर बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि करंट से डिराइव होगा, कि जैसे वो पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, चौसठ योगिनी टेम्पल. उसी तरह से लास्ट टाइम भी अगर आप अलग अलग सर्किट्स की बात करो वो प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड वो क्वेश्चन आया. तो बच्चा क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है सो इट फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट कि मैं किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करूं जहां पर इतनी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पुराने पूरे कंसेप्ट्स हैं, धर्मों की फॉर्मेशन है, अप्रोच किस तरह से किया जाए. सो अगेन वो एक चैलेंज हमेशा ही रहेगा. इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे इस सिंगल सोर्स को या फिर इस सिंगल टॉपिक को स्किप करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं. बट स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आया, सब बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया जो ढंग से तैयारी करके आ रहे हैं, आप कभी रेस में कम्पीट ही नहीं कर पाओगे. यू कैन ओनली कम्पीट या फिर उस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो जो बाकी सब नहीं करके जा रहे और जो ढंग का बच्चा है वो करके जाएगा. सो दैट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह से अप्रोच करोगे, कि क्या अपने खुद के सिंगल सोर्स नोट्स बना रहे हो अलग अलग सोर्सेज को रेफर करके, बट देयर इज़ नो सिंगल सोर्स दैट आई कैन से. ओके, तो कोई सिंगल सोर्स नहीं है. सबसे पहले इसी को हम एड्रेस करते हैं. अगर कोई सिंगल सोर्स नहीं है तो इवन अगर मल्टीपल सोर्सेज रीड करने हैं तो क्या सोर्सेज हैं जो आप रेकमेंड करेंगे स्टूडेंट को? तो सबसे पहले तो बेसिक एनसीईआरटीज आर वन ऑफ द वेरी गुड सोर्सेज. जो ओल्ड एनसीईआरटी है, आर एस शर्मा, वन ऑफ द मोस्ट रिलाइड बुक्स फॉर एंशिएंट हिस्ट्री. पर अगर आप कल्चर के सेक्शंस की बात करो, फॉर दैट वी हैव नितिन सिंघानिया, उसमें ढंग से चीज़ों को कवर किया हुआ है, बट वो बहुत अगेन बल्कि हो जाएगा. मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेंट के हिसाब से आपको डबल या ट्रिपल तैयारी करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. राइट, तो बल्कि सोर्सेज तो हैं. बिल्कुल राइट. वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव मेंशन्ड इन अर्लियर डिस्कशन रिगार्डिंग एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर कि आपको ये सोच के नहीं पढ़ना है कि मेरे को यहाँ से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आना है ना. आपको बस ये सोच के एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करना है कि अगर कोई इजी या मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो वो मैं सही कर दूँ. यस, राइट. तो अब इफ यू टॉक अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड फ्रॉम द एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, वन ट्रेंड यू हैव मेंशन कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज इंक्रीज्ड. अगर एरियाज ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि कौन से एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें क्या इवोल्यूशन हुआ है? तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एंशिएंट और उसके कल्चर की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है. जो हमारा फाउंडेशन है इंडिया का, जैसे वैदिक एज की बात करें, जनपद महाजनपद, तो वो अब इस बार के लिए जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. मेंस प्रीलिम्स हर बार उसी में से क्वेश्चन आएंगे, पर वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं. एंशिएंट एंड मिडिवल इज़ वन थिंग जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन के ऊपर चलता है. तो अगर उसमें से कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो वो आपका हमेशा सॉल्व होना चाहिए, बिकॉज वो ईजी है. फैक्चुअल क्वेश्चन आए सो दैट इज़ समथिंग कि अगर आप बेसिक चीज़ों को तैयार कर जाओ तो वो आपके सही होंगे. उसके अलावा आप इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि मैं इसको छोड़ के आ सकता हूँ. तो ऑल्दो कि इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता कि किस तरह से चेंज हो रहा है कि एंशिएंट में अगर हम बात करें, पर उसमें जो फर्स्ट हाफ ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री है उसी में से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. उसके रिलेटेड हम एक मैराथन सेशन भी करेंगे. तो अगर आप अपने एंड के ऊपर भी तैयारी कर रहे हो, आप हमेशा उन सेशंस को एज अ अपना जजमेंट देख सकते हो कि क्या मैं यूपीएससी के हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ या नहीं. राइट. एंड अगर आप सारथी आईएएस पे भरोसा करते हो, सो वी आर ट्राइंग कि आपको हर चीज़ को उसी तरह से पेश किया जाए जो उस पेपर की इंपॉर्टेंस है या फिर उस पेपर के लिए ज़रूरी है. राइट. सो दैट इज़ वन थिंग. Okay, so again in this section of the history there are question from current affair as well. Yes. कोई यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गया तो क्या करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस है और कैसे प्रिपेयर कर सकता है स्टूडेंट? अगर आप करंट की रेलेवेंस हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो हर साल एक या दो क्वेश्चन आपको करंट के डिराइव्ड मिलेंगे.
जैसे अगेन वो पार्लियामेंट हमने डिस्कस किया था, सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है अगर कोई रिलीजियस सर्किट है। लास्ट टाइम धोलावीरा के ऊपर क्वेश्चन आया। जैसे अभी जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि पार्लियामेंट में नया स्टैचू लगा है, सो दैट आइडिया ऑफ स्टैचू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अशोकन पिलर्स। अशोकन पिलर्स अगेन एक्मेनियन आइडिया से डिराइव हुए हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप एक्मेनियन इन्वेजन को पढ़ते हो, उसमें आप पिलर्स के बारे में पढ़ते हो। तो बच्चे के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टॉपिक बहुत ज़रूरी है इस बार के लिए। तो ये एक चीज़ है जो शायद बच्चा अपने लेवल के ऊपर करना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो इतने साल का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो दैट अगर कोई बच्चा उसको ध्यान देगा तो दैट इज़ वन थिंग। तो वही करंट से पिक करेंगे टॉपिक्स जो एग्जाम में आ रहे हैं। अगेन क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है लाइक दैट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, कि आप इतनी ढंग से तैयारी करके जाओ कि आपको पता हो कि अगर मेरे सोर्सेज में से क्वेश्चन है, बिकॉज आपने एक लेवल की तैयारी की है, उसके बाहर अगर कुछ भी है सो दैट इज समथिंग टू लीव। बुद्धिज्म में अगर लाखों किताबें लिखी गई हैं, हम लाखों किताबें नहीं कवर कर सकते। वी नीड टू कवर ओनली दोस 20-30। मैं सब देने के लिए मैं सब किताबों का रेफरेंस दे दूंगा ताकि मैं कल को क्लेम कर सकूं दैट मेरे नोट्स में से सब कुछ आया, पर वो कभी भी बच्चे को स्ट्रेटेजी पार नहीं लगवा सकते। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना सारा कंटेंट कवर करना। तो आई थिंक इस पूरे ही सेक्शन में अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, तो आपकी ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि आप कंटेंट सारा कवर करें, बट ये ना सोचें कि इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिकली हिस्ट्री ना वो बैकबोन की तरह है। हाँ। अगर बैकबोन स्ट्रांग होगी तभी वो उसके ऊपर बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप समझ पाए। जिस बच्चे ने हिस्ट्री ढंग से समझी है वो इकोनॉमी को, सोसाइटी को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को ढंग से समझेगा। राइट। तो बच्चा ना बहुत बार हिस्ट्री को उस तरह से देखता नहीं है। ठीक है, तो ये ओके। सो थैंक यू कंवल सर फॉर शेयरिंग योर स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच सर।